Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. जी बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 8 जुलाई 2025। ये रहा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगा जो आपका एडिटोरियल्स वाला सेक्शन है, यानी कि हम लोग इसके अंदर 1, 2 एंड 3 ये 3 एडिटोरियल्स इनका एनालिसिस करेंगे। बाकी बेटा जो आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है इन द सेम फैशन इसके अंदर 4 ओपिनियंस होंगे, उनका एनालिसिस भी इसी तरीके से जो पेन ग्रेविटी टीम है वो आपके साथ करेगी, ठीक है। और इसके लिए जो आपका ओपिनियन का सेक्शन है, अगर आप इसका लेक्चर सुनना चाहते हैं तो ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट है, आप उसे विजिट भी कर सकते हैं। जुलाई की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। बाकी हमारे पास 24 के ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप इनको सुने, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको मेच्योर करें। 25 के भी ये वाले सारे मौजूद हैं। जुलाई का जो सेशन है वो कंटिन्यू है, उसे आप ज्वाइन करें। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस को आप लोग ज्वाइन करें, इन एरियाज़ में ये आपकी मदद कर देगा, ठीक है। ये करंट आपके ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ये करंट नेशनल इश्यूज़ की लिस्ट है। लेक्चर का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। 3 टॉपिक्स हैं तो 3 चैप्टर्स बन जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वही वाला टॉपिक जो है चलना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलें हम लोग एडिटोरियल्स जो है उनको शुरू करते हैं। लेकिन एडिटोरियल्स को शुरू करने से पहले सिर्फ 2 बातें आपके साथ जनरल सी करनी है। नंबर 1 ये बात है कि बेटा देखें, अक्सर जो आपके कमेंट्स होते हैं उनमें यही होता है कि सर आप करें सारे लेक्चर्स। तो आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि अगर आप इस सेक्शन को देखें तो ये सेक्शन क्या एक छोटा सेक्शन है जिसके अंदर आपके 3 एडिटोरियल्स हैं, 4 आपके ओपिनियंस हैं, 7 टॉपिक्स आपके बनते हैं। नो डाउट मैं इनको आपको करता भी रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस भी करता रहा हूँ, बट इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन टाइम कि आपके पास टाइम कितना है आपके शेड्यूल में से, तो उसके मुताबिक आप चीज़ों को कर लेते हैं। जब जितना टाइम होता था मैं सारा खुद डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन अब जब टाइम कम होता है, दूसरे मामलात में जो है इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो इस चीज़ को बंद कर दिया जाए या फिर जो है अपने से बेहतर टीचर्स ढूंढ कर उनको साथ में अटैच किया जाए ताकि आपका ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये रुके ना, ठीक है। तो यही कोशिश की गई, ज़्यादातर बच्चों का भी यही कहना था कि ठीक है जी आप कंटिन्यू रखें, इसको बंद ना किया जाए। तो इसमें फिर क्या किया गया, डिफरेंट टीचर्स जो थे उनको स्टेप बाय स्टेप अटैच किया गया। अब वो टीचर्स क्या करते हैं, उनको गाइडलाइन दी जाती है, प्रॉपरली बताया जाता है और वो उसी तरीके से इन चीज़ों को आपके लिए तैयार करते हैं और आपको डिलीवर भी करते हैं। और मेरे पास मैं भी इसके अंदर शामिल होता हूँ, जैसे आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर ये ट्रिपल लीगल जो है वो है, इसका ओपिनियन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पूरे वीक के अंदर मैं भी कोई ना कोई ओपिनियन जो है, एडिटोरियल्स जो हैं आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। इन द सेम फैशन दूसरे टीचर्स भी ओपिनियंस एडिटोरियल्स जो हैं वो तकरीबन 5 से 6 टीचर्स हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बात करने का मकसद है कि हम लोगों को रियलिस्टिक रहना चाहिए, और रियलिस्टिक अप्रोच यही कहती है दैट फॉर 1%, तो रियलिस्टिक की मैं बात कर रहा था, तो इसमें यही है, कोशिश तो मेरी यही होती है, दिल भी करता है कि सारी चीज़ें मैं ही आपके साथ डिस्कस कर दूं। तो लेकिन जिस तरह से आगे आप लोग फॉरेन पॉलिसी का भी कह रहे हैं, आप लोग IPRI जो जर्नल है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसका भी कह रहे हैं, तो फॉर 1% इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि वो इन सारी चीज़ों को कहें। और डैट इज़ द रीज़न कि पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। हम आपको कोई भी कोर्स नहीं ऑफर करवाया हमने आपको कोई भी। मैंने कोई भी आपको करंट अफेयर पढ़ा सकता था, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने आपको ऑफर इसलिए नहीं करवाया बिकॉज टाइम ही नहीं होता था कि इसको पूरे को पढ़ना, उसके बाद इसको समझना, समझ तो साथ साथ ही आ जाती है, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी बनानी कि आपको समझ आ सके, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करना, फिर आपको देना डेली बेसिस के ऊपर। तो फिर पीछे बचता ही कोई टाइम नहीं है कि जिसके अंदर कोई और एक्टिविटी की जाए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ें आपके इसलिए कर सकें, तो अल्टीमेटली उसके अंदर फिर दूसरे टीचर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन टीचर्स के हवाले से
ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो इस CSS PMS से प्रोसेस से ना सिर्फ गुजरा होगा बल्कि उसने क्वालिफाई किया होगा। हम किसी भी ऐसे बंदे को नहीं रख अपने साथ अटैच करते जो इस प्रोसेस से गुजर कर कामयाब ना हुआ हो, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी टीचर की समझ नहीं आती, यू कैन पुट अप योर कमेंट्स कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह वो टीचर जो है आपका कमेंट्स पढ़ेगा, समझेगा और वो इम्प्रूव भी करेगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं जो एडिटोरियल्स का है। और फिर एक और चीज़ बात है कि फिर बेटा अगर मैं ही रहूँगा तो फिर वो क्या होगा कि लेक्चर्स मिस भी होते हैं। जब लेक्चर मिस होते हैं तो एक बैड इंप्रेशन जाता है, और मिस सिर्फ एक वजह से होते हैं, टाइम की कमी की वजह से, कि टाइम नहीं होता, ठीक है। और किसी दिन कोई ज़िंदगी है, खुशी गम साथ हैं, तो फिर टाइम नहीं बचता, तो लेक्चर डिलीवर नहीं हो पाता, लेक्चर मिस होता है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आता है और उससे फिर क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है इंसान की कि यार एक वादा किया था तो वो हम पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं, इनको आप सामने रख के खुद समझदार हैं, आप आइडिया कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी। ग्रीन टोकनिज्म, ये आपका पहला एडिटोरियल। टोकनिज्म का मतलब क्या होता है? टोकनिज्म का सिंपल मतलब यही होता है, द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ओनली सिंबॉलिक, यानी कि आप लुक बिजी डू नथिंग, ये है इसका मतलब कि आप लोग दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं लेकिन आप करते नहीं हैं हकीकत में। सो यहाँ पर राइटर बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस को डिस्कस करेगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि क्लाइमेट के क्राइसिस आ रहे हैं। क्लाइमेट के क्राइसिस क्या होते हैं? ये होते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अफेक्ट्स आते हैं उनको डील करती है। कहीं पे सैलाब आ गया, कहीं पे जंगलात में आग लग गई, ठीक है, कहीं पे सूखा पड़ गया, सो मल्टीपल अदर, कहीं पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए। तो ये सारे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से ये क्राइसिस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। द सेम फैशन जो आपके ये वाली है, समुद्रों के किनारे हैं, दरियाओं के किनारे हैं, ये क्या हो रहे हैं? टूटते जा रहे हैं, ज़मीन पिघल उसके साथ जो है मूव करती जा रही है। इनका यानी कि लेवल्स जो है, सी बेड का जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है। तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। और इसकी वजह से आपको पता है, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आए, लोगों का जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इमारतें गिर गई, मल्टीपल अदर चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये सारे इफेक्ट्स हुए। इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? तो राइटर यस यही डिस्कस करता है कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है उसकी तलवार जो है वो पाकिस्तानियों के, ना पूरी दुनिया के तो ऊपर लटक रही है लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर ख़ास तौर पर लटक रही है, ठीक है। और हर साल क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जानी माली। तो इस सारी चीज़ को जब ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया, क्या डिसीजन किए, क्या काम किए, क्या पॉलिसी बनाई, उसको वो क्रिटिकल एनालिसिस करता है। और साथ में बजट 2026 के अंदर देखता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर क्या अपना काम किया। और इस चीज़ को देखने के बाद वो कहता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ग्रीन टोकनिज्म कर रही है, यानी कि टोकनिज्म कि कह रही है कि ऐसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बट जो चीज़ें करनी चाहिए वो कर नहीं रही। गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी राइटर इसके अंदर डिस्कस करता है और हम भी उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो डाटा है, ये क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है उसके अंदर आप इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। ओके हो गया जी। अब हम शुरू करते हैं। तो राइटर शुरू इस तरह से कहता है, वो कहता है डान मीडिया ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये क्या है डान मीडिया ब्रीथ पाकिस्तान? ये बेसिकली जो डान न्यूज़पेपर है ना, ये डान कंपनी है ना, उसने एक इनिशिएटिव लिया है इन्वायरमेंट को लेकर बेटा, कि इन्वायरमेंट की क्या की जाए, कंपेन की जाए, लोगों तक चीज़ें पहुंचाई जाएं कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस एक रियल थ्रेट है। तो वो क्या करते हैं, अपने न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से डेली जो है ना कोई एक एरिया मखसूस उन्होंने किया हुआ है, उसके अंदर ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से वो एक मैसेज जो है वो दे देते हैं कि ये करना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जिससे क्या है, वो क्लाइमेट क्राइसिस को क्या करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये डान मीडिया का जो है ब्रीथ पाकिस्तान एक इनिशिएटिव है। इसकी जो है कॉन्फ्रेंस होती है हर 6 महीने बाद या साल बाद, जो भी उन्होंने टाइम रखा हुआ है, उसके अंदर फिर वो डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो यहाँ पर भी ये कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया गया कि क्या गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड दिया, क्या गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो ये चीज़ें डिस्कस की गई और इसमें बताया ये गया कि सिटीजन्स तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे,
क्लाइमेट को सीरियस ले, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से जो तबाहियां आ रही हैं उनको सीरियस ले, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इसको सीरियस ही नहीं ले रही। उससे जो हक अदा करना चाहिए था वो वाला वो हक अदा ही नहीं कर रही। ठीक है, बाकी फिर वो उसके बाद फिस्कल ईयर का जो बजट है 26 का उसको वो डिस्कस करता है इसके अंदर, और उसके अंदर वो डिटेल में बताता है कि गवर्नमेंट ने क्या काम किए और क्या करने चाहिए थे। ठीक है, अच्छा इससे पहले टोकनिज्म जो है मैंने एक आपको हल्का सा कंसेप्ट तो बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ओनली, ऐसे काम करना जो हकीकत में कुछ ना करना, बस दिखाना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, एक और इसकी डेफिनेशन भी साथ में, क्योंकि एक जो इंग्लिश वर्ड है उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं एट अ टाइम, लेकिन दोज मीनिंग्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि किस सिचुएशन के अंदर वो वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर तो यही मीनिंग बनता है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी इसका जो है डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर बात की जाऊँ कि इसकी एक टोकनिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें आप एक ग्रुप के अंदर दूसरा जो कोई बंदा है उसको ऐड कर लें जिसका उस ग्रुप से तल्लक ना हो। जैसे एक अमीर क्लास है उसके अंदर किसी गरीब बंदे को ऐड कर दिया जाए तो वो टोकनिज्म कहलाता है। हाउ टू मेजर टोकनिज्म, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इस तरह से, तो ये भी इसका मतलब होता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या जो है एडिटोरियल में लिखता है, आगे वो कहता है कि गवर्नमेंट ने जो फिस्कल ईयर 26 था, ज़ाहिर है गवर्नमेंट बजट बनाती है तो क्या बनाती है, बजट क्या होता है, यही होता है ना कि पैसे इकट्ठे कहाँ से करने हैं और पैसे खर्च कहाँ पर करने हैं। तो पैसे इकट्ठे करने का एक ही तरीकाकार है टैक्स लगाना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स ही लगाया है। अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने यही कहा है कि मैंने जो है जनाब आपको जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बजट दिया है। ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली बजट दिया है, यानी कि इसके अंदर वो काम किए जाएंगे जिससे क्लाइमेट को बेहतरी के लिए काम होगा, क्लाइमेट की बेहतरी होगी। लेकिन हकीकत में गवर्नमेंट ने क्या किया, हकीकत में यहाँ पर वो दो चीज़ें मेंशन करता है। एक चीज़ तो वो कहता है कि तकरीबन 2.5 रुपीज़ पर लीटर कार्बन जो है वो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। एक काम तो ये किया है। ठीक है, यानी कि जितना आप पेट्रोलियम, फॉर एग्जांपल आप लोग पेट्रोल मंगवाते हैं, पेट्रोल कितना पेट्रोल जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, आपको पता है पेट्रोल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक मेजर उसका पोर्शन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी उसके बाद उसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस हमारे सामने आते हैं। तो इस वजह से क्या किया है कि ऐसी चीज़ें जो पेट्रोल से चल रही हैं उनको डिस्करेज करने के लिए पेट्रोल को महंगा किया गया, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया 2.5 पर लीटर के ऊपर। ठीक हो गया, एक काम तो चलो ये काम तो ठीक किया। दूसरा काम गवर्नमेंट ने किया, 10% टैक्स लगा दिया है सोलर प्लेटों के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर। जो पाकिस्तान में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे थे, पहले गवर्नमेंट ने कहा कि हम 18% लगाएंगे। अभी देखें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सोचा, सिर्फ बोला, एक स्टेटमेंट दी कि हम जो है ये प्लान करने जा रहे हैं कि हम सोलर प्लेटों के ऊपर 18% जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, उन जो डीलर्स थे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, डीलर से हमारी बात हुई, उन्होंने लगा भी दिया। गवर्नमेंट अभी सोच रही थी, उन्होंने लगा के प्लेटें महंगी भी करनी शुरू कर दी। तो दिस इज़ पाकिस्तान मार्केट। बहरहाल गवर्नमेंट ने बाद में कहा नहीं जी हम 10% लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर राइटर कहता है कि ये जो 10% टैक्स तुम सोलर पैनल्स पे लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम गरीब लोगों के ऊपर एक तो बर्डन डालना चाह रहे हो बिजली का, दूसरा तुम डिस्करेज कर रहे हो रीन्यूएबल अडॉप्शन को। ये तो ठीक है, देखिए जी सोलर सिस्टम लगाना तो एक अच्छी बात है। सोलर सिस्टम लगाने से क्या होगा, ग्रीन एनर्जी पैदा होगी। यही ग्रीन एनर्जी का तो रोना आप लोग रो रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर, इंटरनेशनल जितनी फर्म्स हैं कि जनाब अली ग्रीन एनर्जी पैदा कीजिए। और जब ग्रीन एनर्जी पैदा की जा रही है तो आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों डिस्करेज कर रही है, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बारे में सिर्फ एक ही वर्ड है जो सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या पागल है कि जो इसको वो डिस्करेज कर रही है, इसके ऊपर टैक्स लगा रही है। एक तरफ इसके ऊपर टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ लोगों को सब्सिडी जो है फ्री में बांट रही है। जी हम जी सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। तीसरी तरफ इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं वहाँ पर भी वादे कर रही है, IMF से पैसे भी ले रही है, और एक तरफ ये फिर इसको डिस्करेज कर रही है। तो इसका एक ही मतलब सारी स्टोरी आपको समझा देता है, और वो है कैपेसिटी बेस्ड पेमेंट। कैपेसिटी बेस्ड इन लोगों ने जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ इन्होंने वादे किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, वो सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है।
लेकिन राइटर यहाँ पर कहता है कि ये इसको 10% टैक्स लगाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट को लेकर सीरियस नहीं है। दूसरी तरफ जो है कोल बेस्ड जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कोई चेक नहीं किया जा रहा। फॉसल फ्यूल्स जो हैं, फॉसल फ्यूल्स में सारे ही आ जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं, उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उनकी तरफ भी कोई जो है तवज्जो नहीं की जा रही। गवर्नमेंट की वजह सिर्फ ये है कि पैसे कहाँ से इकट्ठे किए जाएं, और गवर्नमेंट ने देखा कि हर बंदा जो है सोलर पे सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहा है, बेशक वो गरीब है, बेशक वो अमीर है, अमीरों ने तो पहले लगा लिया, अब गरीब भी लगाना चाह रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। तो गवर्नमेंट की जो सोच है वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर इसके अलावा जब गवर्नमेंट से कहा जाता है कि आपने और क्या पॉलिसी बनाई, तो गवर्नमेंट कहती है हम डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर खर्च करेंगे ताकि जब बारिशों का पानी आता है, सैलाब आता है, तो पानी को सेव कर लिया जाए, रोक लिया जाए, और उससे क्या होगा, लोगों के जो फ्लड्स हैं वो कम आएंगे, तबाही कम होगी। तो राइटर यहाँ पर कहता है कि डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीज़ है ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आ जाती है, लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आ जाती है कि कब आप एक डैम बनाएंगे और उसके बाद कब वो डैम फंक्शनल होगा, और उसके बाद जाकर कब वो जो है वर्किंग करना शुरू होगा और पानी को रोकेगा और लोगों को बचाएगा। कहता है कि आपको शॉर्ट टर्म प्लान की ज़रूरत है, ठीक है ना। कहता है कि अभी आपको प्लान जो चाहिए वो ऐसे चाहिए जिससे आप इमीडिएटली लोगों को बेनिफिट्स दे सकें। जैसे कहता है कि सैलाब हर साल आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो अपने जो घर हैं वो खो चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशी मर चुके हैं, जिसकी वजह से उनका रोज़गार भी तबाह हो चुका है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको इमीडिएटली आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये बड़ी प्यारी बातें हैं दो, इनको आपने बेटा गौर से समझ लेना है। इसके अंदर एक कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। राइटर कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन अपने बजट का 85% जो है वो मिटिगेशन के ऊपर खर्च कर रही है और 10% सिर्फ अडाप्टेशन पे खर्च कर रही है। अब व्हाट इज मिटिगेशन, व्हाट इज अडाप्टेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम, और ये क्या है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको समझा दूंगा। बिकॉज व्हेन एवर यू डिस्कस अबाउट क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पर आपको ये वर्ड्स जो हैं रेगुलरली सुनने को मिल रहे होंगे, मिटिगेशन प्लान, अडाप्टेशन प्लान, ठीक है। तो ये मैं आगे आपको अभी स्लाइड में बता देता हूँ कि ये क्या है, अभी समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले राइटर कहता है कि अभी क्या हुआ है, 18 टूरिस्ट जो हैं वो सवात का जो रिवर है उसके अंदर डूब कर मर गए हैं, जिसके अंदर आपने ये पिक्चर तो अब आप सबको याद हो ही गई होगी सोशल मीडिया के ऊपर कि इसके अंदर 18 जो घर वाले हैं वो क्या हुए, उनकी ज़िंदगी चली गई, जिसमें बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े थे, और ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या था। ठीक हो गया, बहरहाल दुख तो होता है लेकिन इंसान क्या कर सकता है। अच्छा, मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन के ऊपर राइटर कहता है कि ये मिटिगेशन के ऊपर 87 लगा रहे हैं, अडाप्टेशन के ऊपर 10% लगा रहे हैं। राइटर कहता है इसका उल्ट होना चाहिए। अब इसका उल्ट समझने के लिए आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, तो ये समझ लें आप यहाँ से। मिटिगेशन का मतलब होता है बेटा ये, अब देखिए क्लाइमेट जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस को आप यहाँ पर रेजिस्टेंस कह सकते हैं। बिल्डिंग क्लाइमेट, ऐसी क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना है, ऐसे रेजिस्टेंस बनाना, ऐसा किला बनाना जिससे जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ें बदल रही हैं वो आपको तबाह ना कर सकें, जिसके अंदर क्या आ जाता है, जिसके अंदर बेटा आपके फ्लड्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स हैं वो आपको डिस्ट्रॉय ना कर सकें, ठीक है। तो मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन ऐसे एक्शंस को कहते हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को कम कर दें जो चीज़ वजह बन रही है क्लाइमेट क्राइसिस की, उस चीज़ को आप कम कर। जैसे क्लाइमेट क्राइसिस क्यों आ रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं जनाबी अली, आप लोग धुआं छोड़ रहे हैं उसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। जब आप एनवायरनमेंट के अंदर धुआं छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और उसके सारे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। अब आप ऐसे काम करें जिससे धुआं जो है वो कम छोड़ा जाए। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप क्लीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जा सकते हैं। आप लोग ऐसी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो मतलब क्या है कि इन चीज़ों से फिर क्या होगा, इन चीज़ों से ग्रीन एनर्जी पैदा होगी, इन चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम इस्तेमाल हो निकलेगी। तो मिटिगेशन का मतलब होता है कि वो वाले काम करना, वो वाले एक्शंस लेना जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि जो चीज़ प्रॉब्लम पैदा कर रही है वो चीज़ जो है वो कम प्रॉब्लम पैदा करे, ठीक है। जो चीज़ तबाही की तरफ, जो उस चीज़ को तबाह करने की जो मेन वजह है उसको कम करना। दूसरी तरफ अडाप्टेशन ये होती है बेसिकली कि एक्शंस टू मैनेज रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स,
कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाही आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, अब ऐसा क्या किया जाए कि फ्लड्स से बचा जाए। वहां पर मिटिगेशन में यह है कि ऐसे काम किए जाएं जिससे फ्लड आने की जो वजूहात हैं वो कम हो जाएं। दूसरी तरफ जो फ्लड्स आ जाते हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो गवर्नमेंट जो है इस तरफ ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और इस तरफ पैसा कम खर्च कर रही है। लोगों को इस तरफ पैसा ज्यादा चाहिए खर्च करने के लिए, क्योंकि लोग तो फ्लड की वजह से तबाह हो रहे हैं, उनके घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनको इस तरफ जो है ज्यादा जो है गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की जरूरत है। यही राइटर लिखता है। और बाकी ये सेंटर वाला जो हो जाता है ये दोनों का कॉमन हो जाता है। ठीक हो गया। ये है मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन के अंदर डिफरेंस। मकसद दोनों का यही है कि क्लाइमेट चेंज की तबाही से बचा जाए। आगे राइटर क्या कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आगे वो ये कहता है गवर्नमेंट को अर्जेंटली जो है मूव करना चाहिए। ना सिर्फ स्टेटमेंट सिर्फ देने से कुछ नहीं होता। सेकंड वो कहता है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि लोगों की मदद कैसे कर सके। ठीक है, फ्लड प्रोटेक्शन कैसे कर सके, बिल्डिंग डैमेज्ड एरिया जो एरियाज तबाह हो चुके हैं उनको कैसे सही कर सके, फ्यूचर डिजास्टर से कैसे बच सके, ना सिर्फ कि बहुत ज़्यादा आप लेट करते हैं। तो ये काम गवर्नमेंट को फ़ौरन करने वाले हैं। तीसरा जो है फॉरेन मॉडल्स। पाकिस्तान के अंदर ये वाला जो बेटा जुमला है ये आप हर एक इशू के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप रिकमेंडेशंस देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम हर अपनी लोकल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं, दूसरे मुल्कों से, ख़ासतौर से वेस्ट से मंगवाते हैं। हम समझते हैं कि वो हमें अच्छा सोल्यूशन देंगे, बेशक वो हमारी इकोनॉमी का मसला हो, पॉलिटिक्स का मसला हो, हमारी टेररिज्म का मसला हो, हमारी एजुकेशन का मसला हो, तो हम बाहर से वो सारे जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। ये नहीं समझते कि हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से ये परफेक्ट है या नहीं है, जिसकी जिंदा एग्जांपल आपके सामने है, कभी एनुअल सिस्टम, कभी सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, मल्टीपल अदर ऑप्शंस भी हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप जनरल कैटेगरी का पॉइंट है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो फॉरेन मॉडल्स को कॉपी ना करे और या अपनी प्रॉब्लम्स के खुद से सोल्यूशन डिफाइन करें। अपनी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें, अपनी जो लोकल प्रेजेंस है उसको देखें और उसको समराइज करने के बाद अपने सोल्यूशन निकालें। ये गवर्नमेंट को चाहिए। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो सेटअप करना चाहिए, क्लाइमेट अथॉरिटी सेटअप करनी चाहिए, उसको फंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट और फार्मिंग जो है सेक्टर्स के अंदर फंडिंग करनी चाहिए ताकि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। और जो पोल्यूशन कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए और उसके ऊपर एक प्रॉपर हमें जो है एक एक्शन प्लान जो है वो बनाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट जस्टिस क्या डिमांड करता है, वो डिमांड करता है कि हम जो है जो भी काम दैट वर्क बजट एंड दैट डिलीवर्स, ये डिमांड करता है कि जो भी हम काम करें उसका बजट हो, डिलीवर करें। ठीक है ना, ऐसा बजट बनाएं जो डिलीवर करे और गवर्नमेंट जो है उसको फ्रंट से लीड करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कलेक्टिवली गवर्नमेंट करेगी तो फिर ही लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सकेगी, फिर ही पाकिस्तान को इस किस्म की आफात से बचाया जा सकता। तो ये डाटा आप क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर जो है सारे का सारा डाटा यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज जो है आपका एक पूरा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है कॉटन डिक्लाइन, आपका नेक्स्ट टॉपिक। कॉटन डिक्लाइन के अंदर जो इसके की वर्ड्स है ना बेटा, वो एक तो हम कॉटन को डिस्कस करेंगे, फिर प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर कॉटन की कम हो गई है वो क्यों हुई है वो डिस्कस करेंगे, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या नुकसान हुआ है वो डिस्कस करेंगे, और उसका सोल्यूशन जो है निकाला गया है हाइब्रिड कॉटन की शक्ल के अंदर वो क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये मेनली फॉल करेगी आपका जो मेन टॉपिक है इकोनॉमी का, उसके अंदर इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी, इसके अंदर फॉरेन रिजर्व्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर एक्सपोर्ट भी आ जाएगी। तो सारी चीज़ें मलाम लोग के ये इकोनॉमी को हिट करेगा। ठीक है, तो पहले कॉटन क्या होती है, ये कॉटन का फूल होता है बेटा, कपास का फूल जिसे आप लोग पंजाबी में उर्दू में बोलते हैं। पाकिस्तान के इस एरियाज़ के अंदर जो है ये अक्सर पाया जाती है कॉटन वगैरह पाकिस्तान में। इस तरह से इसकी फसल लगती है, फिर इसको फूल लगते हैं, फिर वो फूल आहिस्ता आहिस्ता जनाबी अली पक जाते हैं। पकने के बाद उनको तोड़ लिया जाता है, फिर उनकी गांठें बना लेते हैं, उसके बाद उनको फैक्ट्री में ले जाते हैं, फैक्ट्री से उसका धागा बना लेते हैं, धागा बनाने के बाद जनाबी अली आगे हम लोग उससे कपड़े बनाते हैं और कपड़े फिर हम लोग आगे एक्सपोर्ट। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ कॉटन। ठीक है, अब इस स्टोरी के अंदर एक चीज जो राइटर ने डिस्कस करनी है वो है हाइब्रिड कॉटन। ठीक है, अब हाइब्रिड कॉटन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी कॉटन की प्राइसेस आप हल्की सी टच करके देख लें, आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये बिक रही है। अच्छा जी, अब राइटर लिखता क्या, राइटर कहता है पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की इकोनॉमी है ना वो क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो नीचे गिरी गई है। पहले 14 मिलियन जो थी बेल्स बनती थी पिछले 10 साल 10 ईयर्स अगो, अब जो है
5.5 मिलियन बन रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा जो आपकी फसल है वो नीचे गिर गई है उसकी प्रोडक्शन, ठीक है ना। और इसकी वजह से अब आपको क्या करना पड़ रहा है, बाहर से कॉटन मंगवानी पड़ रही है, इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़ाहिर है चलानी है, कपड़े बनाने हैं, तो फिर इंपोर्ट तो करनी पड़ेगी। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपके डॉलर्स जाते हैं, तो डॉलर्स हमारे पास पहले ही नहीं है, तो आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको दचका लगता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, ये हो रही है रियल पॉइंट। अब इसकी वजह क्या है कि कॉटन पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन क्यों कम हो गई है, तो इसकी राइटर कहता है मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है, आपके सामने है, फ्लड्स है, गर्मी है, लहरें हैं, ये सारा कुछ है। पुअर क्वालिटी के सीड्स हैं, हाई इनपुट कॉस्ट है, इन्वेजन है ट्रेडिशनल क्वार्टर एरियाज़ का, वहाँ पर लोगों ने शुगर कैन लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं है, तो इन चीज़ों की वजह से जो फार्मर है वो डिसहार्ड हो गया है। जिस तरह से आपने उसको गंदम की तरफ से डिसहार्ड किया था तो उसने लगानी छोड़ दी है, तो अब जब नहीं मिल रही तो फिर अब आपको इंटरनेशनल मार्केट से मंगवानी पड़ रही है। सो वी बेसिकली कॉल्ड एग्रेरियन सोसाइटी, लेकिन हकीकत में हम रहे नहीं हैं, ठीक है। तो ये रीजंस वो आपको बताता है। फिर वो कहता है कि इसका सोल्यूशन अब यही है कि हाइब्रिड राइस और मेज़ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लगाई गई थी, इसी तरीके से हाइब्रिड कॉटन जो है वो लगाई जाए। 150 एकड़ लैंड पंजाब और सिंध के अंदर वहाँ पर ये लगाई गई है, और इसको अब देखना है कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। पहले इसके ऊपर बैन था, नहीं लगाने देते थे, लेकिन अब जो है आप बाहर के मुल्कों से सीड मंगवा सकते हैं, इसका बीज मंगवा सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। नो डाउट जो आप ये हाइब्रिड कॉटन लगाते हैं इसकी क्वालिटी थोड़ी सी नॉर्मल किस्म की होती है, हल्की होती है, लेकिन आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। इससे पहले जितनी भी आपने कोशिश की थी वो फेल हुई, आपने पहले भी 1-2 दफ़ा लगाई, लेकिन आप लोग दोबारा से कोशिश करें, ये उससे वो कहता है बेहतरी हो जाएगी। अब यहाँ से ना आपने एक चीज़ इस ओपिनियन के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर इनडायरेक्ट है। हाइब्रिड का वर्ड आ गया ना, अब आपने ना 1 मिनट के लिए हाइब्रिड को समझना है कि ये हाइब्रिड का मतलब क्या है। वैसे तो पाकिस्तान में जैसे कहा जाता है हाइब्रिड गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपने इसको समझना है कि ये हाइब्रिड बेसिकली है क्या। पहले हल्का सा सुने, उसके बाद एक चीज़ 2-3 एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। जैसे कि हाइब्रिड कॉटन की हम लोग बेटा यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जिस तरह एक फादर है एक मदर है, ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल, ठीक है, तो पेरेंट्स से क्या किया जाता है, या आप इस तरह कह लें कि दो दो मुल्कों के पौधे लिए जाते हैं, ठीक है, उनके जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके अंदर की जाती है, ये वाला काम किया जाता है। ये इंसान था, इसको आकर मकड़ी ने काटा, अब मकड़ी का और इंसान का जब डीएनए मिक्स हुआ तो बन गया स्पाइडरमैन। नो डाउट इट्स नॉट रियलिस्टिक, बट ये आपने फिल्म तो देखी है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए के अंदर जो है चेंजेस आई, डीएनए के अंदर। अब ये जो डीएनए के अंदर चेंजेस हैं इनको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो स्पाइडरमैन बना था, ये समझ लें ये जो कॉटन बनाई जा रही है ये भी स्पाइडरमैन ही बनाई जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर उन्होंने वो वाला पौधा लिया कॉटन का जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक तो वो ले लिया, दूसरा वो वाला ले लिया जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसको लाकर पाकिस्तान में लगा दिया, ठीक है। अब आगे आओ, यहाँ से ना आपको एजुकेशन की पावर को भी अब मैं समझाऊंगा। आपके मुल्क में बेटा ये गाय हैं, ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ और इसके बाद पेपर से लिंक भी करूंगा, परेशान नहीं होना, गौर से सुन लेना। ये गाय हैं, इसमें कोई जर्सी की होती है, जो फ्रीजियन होती हैं, ऑस्ट्रेलियन की होती है, और ये क्रॉस का वर्ड हम बाद में डाल दें बीच में, ठीक है। अब ये जर्सी, फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन, ये हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ये गाय। और इसका आप ये देख रहे हैं, ये ऑर्डर इसको बोलते हैं, जो लोग इस बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको पता होगा। इसको ऑर्डर आप चेक कर लें कि इतना ज़्यादा ये 40 लीटर्स 50 लीटर्स दूध तक दे देती हैं, ठीक है। लेकिन नो डाउट इनका दूध पतला होता है, लेकिन वो देती हैं, ठीक है। ये तो होगी गाय की एग्जाम्पल। अब ये गायें पाकिस्तान में लोग मंगवाते हैं दूसरे मुल्कों से, ऑस्ट्रेलिया से, या जो ये मुख्तलिफ नाम है वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वहाँ से मंगवा कर पाकिस्तान के अंदर पहले तो इनको ठंडा, क्योंकि ये ठंडे इन्वायरमेंट से इनको ठंडा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, फिर उसके बाद इसको क्रॉस करवाया गया आपकी जो लोकल यहाँ की गाय है उसके साथ, उसके बाद इसको फिर हमने इस तरह की शक्ल से क्रॉस बना लिया इसका, ठीक है। इसके अंदर अब दोनों ऑप्शन आ जाती हैं, अपना क्या उसे कहते हैं, दोनों पावर्स आ गई स्पाइडरमैन की तरह। ये दूध भी अब ज़्यादा देती है और साथ में गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो ये आप लोग समझ लें, ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये एंड पर बताऊंगा।
ठीक है, कि इससे हमने बाद में मिक्स किया और ये बना लिया। उसके बाद आगे आ जाए ये कौ है, बुल हैं जो। अब पाकिस्तान के अंदर जो साहिवाल नस्ल के रेड कलर के होते हैं वो इतने मोटे, इतने ताज़े नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जो लेते हैं, ये आपको पता है ब्राह्मण नस्ल है, जिनको इसको पता होगा, ये अमेरिका से आते हैं ये बुल, तो ये ब्राह्मण नस्ल के हैं, ठीक है। इस तरह के बड़े मोटे ताज़े, और ये लाखों में आपके यहाँ पर सेल भी होते हैं। अब ये जो सारे के सारे बेटा बनाए गए हैं, ये अब आप लोग लाखों का इनका सेमन वगैरह लेते हैं, और यहाँ पर इनके बच्चे जो हैं आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन करवा के इनके बच्चे लेते हैं, इनका बच्चा भी लाखों में होता है, और उसके बाद ये खुद भी कई कई लाख के बिकते हैं। आपका जो लोकल गाय है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं बिकता। अब ये कैसे बनाए गए हैं, बड़े ही आइडियल किस्म के। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपका डीएनए, आपका आरएनए, ठीक है, इसको चेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है, जिस तरह स्पाइडरमैन का हुआ। अब इसको करता कौन है, इसको करते हैं बेटा आप उनके मुल्कों के पढ़े लिखे लोग। एजुकेशन, ठीक है, एक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्लस गवर्नमेंट की विलिंगनेस। तो ये लोग वहां पर फिर इनके रिसर्च सेंटर्स हैं, उन रिसर्च सेंटर्स के अंदर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या बनाया जाता है, इस तरह के बुल जो क्या है ज़्यादा अच्छा मीट जो है प्रोवाइड करें, इस तरह की गाय ज़्यादा दूध दे, और हम लोग पाकिस्तानी, हम फिर इनसे इनकी गाय, इनके ये वाले जो बच्चे हैं इंपोर्ट करते हैं, इनके सेमन तक इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस किस जगह पर पैसे कमा रहे हैं और कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो असल पावर कहाँ है, असल पावर यहाँ पर है, यहाँ से सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। और ये इस पावर को मैं कहता हूँ पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अब इस टॉपिक को आप क्वालिटी एजुकेशन की पावर के अंदर लेकर जाएं, वहाँ पर ये चीज़ें ऐड करें कि हमारी जो रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे यहाँ पर भी उसने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि वो भी थोड़ा कोई हिलाएं, कोई कुछ करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कोई हाइब्रिड शैब्रिड बना लें कॉटन, जो कि अच्छी पैदावार दे, लेकिन फिलहाल आपको सीड्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। समझ आ रही है, कि बाहर से आपको वो सीड देंगे, उस सीड को आप यहाँ पर लगाएंगे, और लगाने के बाद आप उनसे फसल लेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। अब वो सीड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिजल्ट है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्वालिटी एजुकेशन वाले लोगों का, रिसर्चर का काम है। और फ्रॉम हियर यू कैन पुट अप द डाटा अबाउट द पावर ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कह रहे होते हैं जी स्किल सिर्फ सीखें, एजुकेशन ना लें, एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उनका जो माइंड सेट है वो सिर्फ एक होता है, एजुकेशन से पैसे कमाना। नो डाउट पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है, बट एजुकेशन उससे भी बड़ी हकीकत है। लेकिन हर हकीकत हर आम इंसान को समझ नहीं आती। मैं उस डिबेट में नहीं जाता, आप अपने पेपर के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को डिस्कस कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव में भी इकोनॉमी को डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारी क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होगी तो जिस तरह से ये मुल्क इस तरह से इन्वेंशंस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर, ठीक है, हमारे बच्चे भी करेंगे और नई नई चीज़ें बनाएंगे, और उससे हम भी एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। बट फॉर ऑल ऑफ दिस व्हाट यू नीड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा यही चीज़ें, ये चीज़ें तो मैंने एक्स्ट्रा मेरे जहन में ही मैंने कहा बताऊँ आपको, ताकि आप इस तरह अपने डाटे को मोल्ड कर सकें। बाकी इसके अंदर यही चीज़ें हैं कि हाइब्रिड जो है वो लगाई जाए और उससे फसल जो है वो ली जाए, ठीक है। कॉटन पड़ी, प्रोडक्शन आपकी नीचे गिरी, इकोनॉमी जो है वो भी नीचे गिरी। कैसे नीचे गिरी, आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। और हाइब्रिड कॉटन का भी कंसेप्ट उसने आपको समझा दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है पेट प्रॉब्लम। पेट प्रॉब्लम के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं है। लाहौर में आपको पता है ये एक शेर जो है घर से निकला है, उसने अटैक किया है, जिसके अंदर एक औरत और 2-4 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो इसके ऊपर लेकर पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं, उसको वो डिस्कस करता है, ठीक है। तो उसने क्या अटैक हुआ है, तो ये सोसाइटी के अंदर जो है एक्सपोज हुआ कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से जो एलीट क्लास है उसने अपना एक सिंबल बनाया हुआ है, इस चीज़ को बड़े बड़े जानवर को रखने को अपना एक सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंबल जो है वो अपनी शान शौकत के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये कहता है कि काम हुआ है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर्स दिए हैं कि जिसके पास ये सारे शेर हैं उनको ज़ब्त कर लिया जाए, अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट भी किए हैं दर्जनों जो है पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क डिपार्टमेंट ने, और उनको अरेस्ट करने के बाद जो है मुख्तलिफ जो जू के पॉइंट्स हैं वहाँ पर उनको भेजा भी गया है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइटर कहता है क्वेश्चन ये है कि ये जब बाय लॉ जो चीज़ है ही नहीं लॉ के अंदर, तो फिर ये जो शहरी हैं जिनके पास चलो 4 रुपए हैं, जिनमें अक्सर टिकटॉकर हैं, तो वो जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों इंतज़ार करती है कि कब जो कोई अटैक हो और गवर्नमेंट कोई ऐसा फ़ैसला ले। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इस तरह के जो है फ़ैसले करे। इसके अंदर वो एक्ट को मेंशन करता है ये वाला, ठीक है, कि इस एक्ट के तहत जो है ये आप किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो प्राइवेट ओनरशिप जो है वो बैन करे गवर्नमेंट इसकी, कि वो इस तरह के डेंजरस एलिमेंट कोई भी ना रखे, ठीक है। और फिर एक बड़ी अच्छी बात करता है, वो ये कहता है कि जिन लोगों को इस तरह के बड़े-बड़े जानवर रखने का शौक है, तो वो चिड़ियाघर में ये जानवर अपने रख लेना। वहाँ पर जाएँ, चिड़ियाघर वालों को पैसे दें, वहाँ पर अपना जानवर रखें, वहाँ पर चलो उनके जानवर का लोगों को भी फ़ायदा होगा, चिड़ियाघर भी हमारे बहाल हो जाएँगे जो तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपने घरों में जो रखे हुए हैं, कभी वो भाग के बाहर चले जाते हैं, आम शहरियों के ऊपर अटैक करते हैं, तो फिर ये काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चीज़ें वो इस तरह डिस्कस करता है। बहरहाल ये वही बातें हैं, इनको अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डिस्कस करना चाहें, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तरफ हमारे फ़लस्तीन के बच्चे जो हैं भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी का क्या स्टेटस है आपके पास सामने है। पाकिस्तान के अंदर इतने वाक़यात हो रहे हैं जिसकी वजह से भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। और एक तरफ हमारे पास एक वो वाली सोसाइटी है, वो वाले लोग हैं जिनके पास पैसा है और उनको समझ नहीं आ रही खर्च कहाँ करना है। और फिर वो इस तरह के फ़ुज़ूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और जानवर रखते हैं इस तरह के, उनका अच्छा खासा खर्चा भी वो उठाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट, कि हम मोरली जो है सोसाइटी हमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अखलाकियात, मोरल वैल्यूज़ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी, इसलिए कहते हैं कि जो मजबूत सोसाइटीज़ होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, पैसा होना ज़रूरी नहीं होता, पैसा के बगैर भी डेवलप हो जाती हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बेटा है आपका जो है ये फोकल पर्सन का नंबर है, ओपिनियंस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी IPRA जर्नल हो गया, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो गया, दे आर इन पाइपलाइन, इंशाल्लाह वी विल अनाउंस देम सून, जैसे ही उनकी जो है कंप्लीट हो जाती हैं उनके लेक्चर्स वगैरह। सो थैंक यू वेरी मच। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।